दोस्तों, क्या आने वाला वक्त भविष्य की राजनीति इस ओर इशारा कर रही है कि भारत में विपक्ष की मौजूदगी, विपक्ष के लिए राजनीति करना बड़ा मुश्किल होने वाला है? क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, आरएसएस इस बात को लेकर एकदम एकमत हैं, भले ही तीनों में कितने भी टकराव या कितने भी मतभेद हों, इस बात को लेकर एकमत हैं कि लोकसभा चुनाव वो आखिरी हार थी जो बीजेपी ने उठाई थी। टेक्निकली बीजेपी हारी नहीं थी लोकसभा चुनाव, लेकिन मोदी के रहते बहुमत का आंकड़ा दूर हो जाना और बैसाखियों में सरकार चलाना, जाहिर सी बात है मोदी के विरोधियों ने उसको हार के तौर पर प्रोजेक्ट किया। अब मैं आपके सामने वो बातें रखने वाली हूं दोस्तों, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले वक्त भविष्य में जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष के राजनेता हैं, विपक्ष की जो राजनीति करते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बुरा सपना साबित हो सकता है। अब वक्त आ गया कि इंडिया गठबंधन या तो एक हो जाए या फिर बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं, ये दिल्ली के चुनाव ने हमको दिखा दिया। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव इस बात का एग्जाम्पल है कि जो चीजें हमारे देश में चुनाव में गुपचुप तरीके से होती थी, खुलेआम हुई। प्रवेश वर्मा ने 2 महीने पहले से खुलेआम पैसे बांटे, खुद स्वीकारा अपने मुंह से कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूं। खुलेआम चादरें, जूते बांटी गई। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि चेन, सोने की चेन तक बांटी गई है। और मिले हैं लोग ऐसे जिन्होंने कहा है कि हाँ हमको 2 या 3 किश्तें आ गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, खुलेआम चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल। मतलब वैसे तो चुनाव आयोग हमारे देश में धृतराष्ट्र है पिछले 1 साल से, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा माहौल बनाया चुनाव आयोग ने जिससे ऐसा लगा कि देश में चुनाव आयोग है ही नहीं। चुनाव आयोग को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है मोदी और अमित शाह ने, पूरी की पूरी बीजेपी ने। किसी की हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग में कि वो बीजेपी के किसी भी नेता को एक नोटिस तक थमा दे। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा याद रखिए कि ये वो चुनाव है जिसमें कम से कम अरविंद केजरीवाल हार गए, लेकिन ये नैरेटिव स्थापित करने में कामयाब रहे कि वोटर लिस्ट में कितना बड़ा गड़बड़ झाला हो सकता है। ये पहला चुनाव है जिसमें पता चला कि कितने बड़े स्तर पर मशीन के गड़बड़ झाले से पहले ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ करके आप चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच मात्र 8-10 महीने का फर्क है। इसमें 8 लाख वोटर बढ़े हैं। 8 लाख वोटर बढ़ना मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 11 हजार वोटर बढ़ना। 10 से 11 हजार वोटर बढ़ना, आप समझते हैं ना इसका क्या मतलब होता है? 70 सीटों वाली छोटी सी दिल्ली राज्य में 10 से 11 हजार वोटर बढ़ना बहुत बड़ी बात है, जहां वोट मार्जिन ही इतना छोटा है, जीत और हार का मार्जिन इतना छोटा है। यानी कि साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके जीतो और विपक्ष को क्रश कर दो। ये एक साफ एक रणनीति दिखाई देती है बीजेपी की कि हमको जीतना नहीं है, पूरा का पूरा हौसला तोड़ देना है। हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ और अब दिल्ली में भी यही हुआ है। दोस्तों, हर पार्टी का पूरा अधिकार है कि वो चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। अगर बीजेपी जीत रही है तो उसके लिए उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी रणनीति की तारीफ करनी पड़ेगी, उसके संगठन की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब जानते हैं दोस्तों कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर बीजेपी को, मतलब कितना बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है। पूरी की पूरी मीडिया उसके पैरों पर गिरी रहती है। चुनाव आयोग में किसी की हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ कुछ करने की। और अब तो दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस भी खुलकर सामने आ चुका है। मतलब आरएसएस जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद खुलकर ऐलान कर रहा है कि हम बीजेपी के पीछे खड़े हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और दोस्तों, ये और खबर देखिए आप, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि मोहन भागवत अगले 10 दिन कहां रहेंगे? पश्चिम बंगाल में रहेंगे। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 2026 में विधानसभा चुनाव है, और जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को क्रश किया जा सकता है तो फिर ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं हो सकता है? तो क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं ये एक्चुअली में बीजेपी के लिए मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति कहां हुई बीजेपी की? यूपी में हुई। किसने की? अखिलेश यादव ने की। ये बात सही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो बहुत फायदा मिला, क्योंकि मुस्लिम वोटर नहीं बटा और दलितों की एक बहुत बड़ी वोटर है जो कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव को वोट किया। लेकिन अखिलेश यादव तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बने तो इतनी बड़ी जीत की वजह से बने ना। और दूसरी सबसे बड़ी हार जहां पर बीजेपी को सामना करना पड़ा वो पश्चिम बंगाल थी। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बीजेपी से जीती हुई सीटें छीन ली। अब ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी की नजर है कि इन क्षेत्रीय क्षत्रप जो है ना, इनको एक तरह से क्रश कर दो, मतलब इनको एक तरह से इनका सफाया कर दो। आम आदमी पार्टी का हारना एक अलग बात थी दोस्तों, लेकिन अरविंद केजरीवाल का खुद हार जाना, अब उनकी पार्टी के लोग उन पर सवाल खड़े करेंगे कि आप खुद की अपनी सीट पर नहीं जीत पाए,
खुद की अपनी सीट जो नहीं बचा पाया वो पार्टी क्या चलाएगा। मतलब एक तरह से अब पार्टी पर टूट का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि टेक्निकली आप देखें तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर भगवंत मान है। कम से कम वो पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनके पास पुलिस है। अरविंद केजरीवाल के पास क्या है? वो तो अपने चेहरे पर दिल्ली में चुनाव भी नहीं जिता पाए। ये अब उनकी पार्टी उनसे खुद पूछेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति मोदी की राजनीति से बहुत मेल खाती है। वो भी बिल्कुल ऑटोक्रेटिक राजनीति करते हैं, अपने चेहरे के इर्द गिर्द पार्टी में कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक पूरे नैरेटिव के साथ किया जा रहा है। और अब जो नजर है वो क्षेत्रीय शत्रपों पर है। एक शत्रप ठिकाने लग चुका है, कौन? अरविंद केजरीवाल। अब पार्टी जो बीजेपी का पूरा फोकस है वो जाहिर तौर पर न केवल पश्चिम बंगाल है बल्कि बिहार भी है। अब देखिए एक दिलचस्प खबर, बिहार के एनडीए नेताओं के साथ, एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। हालांकि इसमें जीतन राम मांझी नहीं दिखे। बिहार में एनडीए के अंदर बहुत सारे क्लैशेज हैं, आपको पता है, लेकिन पीएम मोदी से बिहार के एनडीए के सांसद मिले हैं, नजर नहीं आए जीतन राम मांझी, ये खबर बनी है। अब आप सोचिए, दिल्ली का चुनाव निपटा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार पर ध्यान अपना केंद्रित कर दिया है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि बिहार में भी इसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, कोई चुनाव आयोग नहीं होगा। जबरदस्त तरीके से बीजेपी साम दाम दंड भेद हर हथियार का इस्तेमाल करेगी। अब तक हम सुनते थे कि देश के चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं, दिल्ली में हमने ये होता देखा है, और अब ये हर चुनाव में नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, संसाधनों के हिसाब से बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। कैसे करेगा मुकाबला? क्योंकि आपके पास संसाधन तब होते हैं जब आप सत्ता में होते हैं, और अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो फिर आपके पास संसाधन भी नहीं होते हैं। हालांकि कुछ हो या ना हो, इस बात को लेकर तो खैर दिल्ली वालों को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि इतना तो मजबूर दिल्ली के लोगों ने तमाम दलों को कर दिया कि दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। मुझे याद है पिछले 10 सालों में शायद ये पहला चुनाव है जिसमें खुलेआम हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। नहीं तो पिछली बार दिल्ली के चुनाव में बहुत मतलब अजीब व गरीब बयानबाजियां हुई थी। उस वक्त शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अमित शाह ने किया था सब जानते हैं। लेकिन कम से कम इसके लिए दिल्ली के लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने खुलेआम सांप्रदायिक राजनीति को सिरे से नकारा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार बीजेपी को मुद्दों पर बात करनी पड़ी। पहली बार मोदी जी मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे, फिर बजट का ऐलान हुआ। अच्छा दिलचस्प देखिए, चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तो राजीव कुमार ने कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐलान बजट में ऐसा ना हो जो दिल्ली को प्रभावित करता है। सब जानते हैं देश भर में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास जिस राज्य में रहते हैं वो दिल्ली में, और बजट में जो टैक्स में छूट का ऐलान किया गया वो सीधा प्रभावित कहां करेगा? दिल्ली के वोटरों को करेगा। इसके अलावा दोस्तों 8th पे कमीशन, इसका ऐलान भी दिल्ली चुनाव के दौरान ही किया गया। सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी जिसमें बहुत सी सीटें हैं, करीब 20 के आसपास सीटें हैं जहां पर बहुत बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और ये सरकारी कर्मचारी जाहिर तौर पर इनको ये ऐलान प्रभावित करेगा। तो ये सब हो रहा था सामने, और चुनाव आयोग के मुंह में टेप लगा हुआ था, मुंह में दही जमा हुआ था। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि ये स्ट्रैटेजी है। अब दोस्तों एक्चुअली में बीजेपी की जो दुर्गति हुई ना लोकसभा चुनाव में, ऐसा लगता है कि उसको आरएसएस और मोदी ने एक तरह से नाक का और साग का सवाल बना लिया है, और अब बीजेपी किसी भी हाल में किसी भी राज्य में हारने को तैयार नहीं, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। अब दोस्तों ऐसे में सोचना विपक्ष के नेताओं को है कि वो किससे लड़ें, आपस में लड़ें, जैसा कि हरियाणा में देखा गया। आम आदमी पार्टी के साथ राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो जाए, आपने होने नहीं दिया गठबंधन। अंत में क्या हुआ? दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। दिल्ली में भी यही हुआ, दोनों साथ में लड़ते तो शायद ये स्थिति ना होती। तो ये इंडिया गठबंधन को अब सोचना पड़ेगा कि अब भी अगर वो एक नहीं हुए और हर लिहाज से बीजेपी को पूरी ताकत के साथ नहीं हराया तो फिर बीजेपी तो हारने के मूड में है नहीं। और ये जब स्थितियां आ जाती है ना दोस्तों, जब लोकतंत्र में एक बैलेंस बनना बंद हो जाता है और लगातार एक पक्ष जीतता जाता है और एक पक्ष हारता जाता है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए सच्चे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने वो जनादेश दिया था, लेकिन क्या देश का विपक्ष उस जनादेश के मायने समझ पाया है? और अगर अब भी नहीं समझ पाया है तो फिर आप क्या कहेंगे दोस्तों इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।